नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी जा रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 900 से ज्यादा और लोगों को नौकरी के ऑफर लेटर भेजे गए हैं। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। मनोहर सरकार पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल व सुगम करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता है, सरलता है और ईमानदारी है। सिस्टम की पहुंच हर व्यक्ति तक है। पिछले 9 सालों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। मनोहर सरकार में बिचौलियों का काम तो लगभग खत्म ही हो गया है। आज व्यवस्था परिवर्तन के कारण नागरिकों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब एक बार फिर से बिन पर्ची और बिन खर्ची के पूरी पारदर्शिता के साथ मनोहर सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 986 लोगों को नौकरियां दी है। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नए सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम के तहत लोगों को नौकरी देने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जिसके तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से एचकेआर पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो एचकेआर का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक, तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए हैं।
पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन मनोहर सरकार में किया जा रहा है। न पर्ची का सिस्टम है, न किसी खर्ची का और न ही किसी सिफारिश का। जो योग्य हैं और आवेदन करते हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है। मनोहर सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम कर रही है। पिछले दिनों एंटी करप्शन डे के मौके पर भी सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा की और प्रदेश के लोगों से आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। सीएम ने यह भी बताया कि किस तरह से घर बैठे लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय और जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो हैं भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। सीएम ने इस मौके पर यह भी बताया कि भ्रष्टाचार करने के अनेकों तरीके हैं। इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि हर तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। करीब 4 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं जो मिशन कर्मयोगी अभियान से जुड़े हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद प्रदेश से काफी हद तक भ्रष्टाचार की समस्या खत्म होगी। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे 3 लाख से ऊपर 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है और वो
कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोक लाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोक लाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें एक्सपोज करने में भी पीछे रहेंगे ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी के उस वाक्य को भी याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है, इसीलिए मनोहर सरकार में व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। ज्यादातर काम डिजिटल करने का काम किया गया है, जिससे काम भी आसान हो गए हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। कई प्रकार के कार्यक्रम जिनके आप लाभार्थी हैं, आपको भी उसका अनुभव आया होगा। जैसे मसलन जमीन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है हम काउंटर पर जाकर के खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई पंजीकरण प्रणाली ये करके और ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद और एक बार उसकी निरीक्षण हो जाए, उसकी चेकिंग होने के बाद अपने आप आपको रजिस्ट्री मिले, ताकि आपको काउंटर पर भी न जाना पड़े, केवल आपको रजिस्ट्री मिले। इसमें बहुत अच्छे अनुभव हमारे आए हैं। फिर भी किसी को कठिनाई आई हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है, ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है। रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का डाटा ये भी हमने ई प्रणाली से डिजिटलाइजेशन उसका किया है, और ताकि हर प्रकार की जानकारी उस रजिस्ट्री के अंदर उसको मिल जाए। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको मिल रही हैं। प्रॉपर्टी के साथ आईडी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो किसी भी विभाग को जमीन के ऊपर कोई ड्यूज है कि नहीं है, इसका भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। तो आपको कहीं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इस काम से आपकी जो काम है वो आसान हो गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था। शुरू में बहुत से ऐसी समस्याएं आई थी और लोगों ने कुछ ना कुछ डिमांड करनी भी शुरू की थी। अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर लोगों को भी जानकारी हो गई है कि प्रॉपर्टी आईडी में कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, कौन कौन सा पेपर हमको देना है, वो सब दे रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं बहुत मुश्किल से 5 से 10% शिकायतें बाकी बची होंगी, और ऐसी सबकी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट पूरा करें, थोड़ा सब्र करें, जल्दी न बचाएं, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, हम उनके चंगुल में फंस सकते हैं, उसमें हम न फंसें। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना ये चलाई थी, तो आवास योजना के नाते चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख मकान ये हमारा जो टारगेट था उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मकान मिल चुके हैं, बाकी लोग अभी निर्माणाधीन जो मकान हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसमें भी अगर हमने मकान अपना प्राप्त किया है, हमको अगर ये लाभ मिला है, तो इसके बारे में भी हमको जरूर जानकारी आप देंगे। मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना में
जो पहले कभी 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ा करके 80,000 रुपया किया था और उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके और हम उनको 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। पहले ये योजना केवल एससी और समाज के लिए मिलती थी, अब हमने सभी जो बीपीएल हैं उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन किस प्रकार से आपको मिले, आप अपनी ट्रेनिंग लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी जानकारियां भर दें, अथवा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को आपने रिन्यू कराना है, उसके लिए भी जो आवश्यक जानकारियां देने के बाद आपको घर बैठे लाइसेंस का रिन्यूअल करना हो जाएगा अथवा नया लाइसेंस बन जाएगा। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी को कठिनाई कोई आती है तो हमारे ध्यान में कराएंगे, हम इसको और प्रोएक्टिव करके घर तक ये सारी सेवाएं आपको मिले। इसी प्रकार ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, शादी के बाद पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराना भी बहुत कठिन हो गया था। अब हमने उसके अंदर सुधार किए हैं। पहले पति पत्नी को भी वहां जाना पड़ता था अथवा दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को भी जाकर के बताना पड़ता था और कोई ना कोई प्रमाण प्रूफ विवाह का वहां देना पड़ता था। अब प्रूफ तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था भी हमने कर दी है ताकि किसी को वहां जाकर के और हाजिरी ना लगानी पड़े। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट, क्योंकि विवाह पंजीकरण के जो सर्टिफिकेट हैं बहुत जगह पर काम आते हैं। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो तब भी हमको चाहिए, अगर शादी आदि के पर्पज के लिए अगर हमको इकट्ठे जाना है पति पत्नी को, तो उसमें भी हमें जो विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यदि बीमा कराना है उसके अंदर भी ये विवाह पंजीकरण जो है ज्वाइंट जो होता है उसका भी हमको लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने की है। बहुत लोगों को कमर्शियल एक प्रकार के जो कनेक्शन लेने पड़ते हैं बिजली के, कमर्शियल कनेक्शन अपने आप में बहुत कठिनाई थी, लेकिन उसको भी ऑनलाइन हमने किया है ताकि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके और कमर्शियल बिजली कनेक्शन को आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी हजारों लोगों को और लाभ पहुंचा है, कोई कठिनाई नहीं आई है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमने सेवाएं ये सब की हैं, इन सेवाओं का लाभ आपको मिले। और बहुत सी सेवाएं सरकार की ऐसी होती हैं समयबद्ध तरीके से मिले, उनका रजिस्ट्रेशन यानी उनकी जो सेवाओं का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार राइट टू सर्विस सेवा के अंतर्गत कितने दिनों में वो सेवा मिलेगी ये रजिस्ट्रेशन होता है, तय होता है। पहले जब सेवा न भी मिले तो लोगों को अपील करने के लिए भी धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन हमारे राइट टू सर्विस कमीशन ने उसका भी एक रास्ता निकाला है कि हर आदमी की अगर समय पर सेवा नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकल अपील हो जाती है और उस अपील के बाद पहली अपील पर ही बहुत से लोगों को सेवा मिल जाती है। किन्हीं कारणों से पहली अपील पर नहीं मिलती तो फिर दूसरी अपील हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक होती है, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अपील पर भी काम नहीं होता तो अपने आप वो जो शिकायत जो राइट टू सर्विस कमीशन है उसके पास पहुंचती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 लाख से ऊपर ऐसी सेवाएं जो फर्स्ट अपील में पहुंची थी कमीशन पर मात्र उसमें से 2000 के आसपास पहुंची हैं, बाकी सब फर्स्ट अपील पर अथवा सेकंड अपील पर हमारे अधिकारियों ने उस सेवा को दिया है। तो मित्रों, ये जो इस प्रकार की सेवाओं का लाभ आपको आसानी से मिले, बहुत व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कठिनाइयां आपको आती होगी। अगर इन कठिनाइयों को हमारे पास आप भेजेंगे तो मैं आपको वायदा करता हूं कि एक सरल जीवन जीने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप किसी ऑफिस में धक्के ना खाएं, आपको दर दर न जाना पड़े, आपको दरखास्त लेके दस्तावेज लेकर के और जो दफ्तरों में जाना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है, वो नहीं काटना पड़ेगा। हम हर किसी को घर बैठे सेवा, प्रोएक्टिव सेवा ये देने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है, इसको और आगे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, यदि आप हमको बताएंगे तो हमारे अधिकारी आज के इस सेशन में सब सुन रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर भी सुन रहे हैं। जो जानकारी आप देंगे उनको उसके अनुसार हम काम करेंगे। मनोहर सरकार में कई ऐसे काम किए गए हैं जिससे न सिर्फ काम आसान हुए हैं बल्कि ज्यादातर चीजें तो ऑनलाइन ही हो गई हैं। इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है और विदेशों से भ्रष्टाचार जैसी बुराई पर लगाम लगाने का काम भी मनोहर सरकार में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं को नौकरियों के लिए पहले इधर उधर भटकना पड़ता था, अब जो मेहनत करता है उसे मेरिट के आधार पर आसानी से नौकरी मिल जाती है।
लागत कम लगे, किसान खुशहाल हो, इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है और साथ ही किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता रहा है। जो खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसे प्रगतिशील किसानों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अपील भी की है कि अपने जैसे 10 किसान तैयार करें ताकि अन्य किसानों को भी फायदा हो। मनोहर सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है ताकि किसानों की लागत कम हो और उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। मेलों का आयोजन भी किया जाता है और विभागीय अधिकारी भी उन किसानों के खेतों में पहुंचकर उनकी मदद करते हैं जिन किसानों को जरूरत होती है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने उन सभी प्रगतिशील किसानों से भी अपील की है जो पहले से ही आधुनिक खेती को अपनाकर अच्छा फायदा कमा रहे हैं। हिसार में कृषि मेले के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसानों से ये आह्वान किया कि बाकी किसानों में से कम 10 किसानों को अपनी तरह ही प्रगतिशील बनाएं ताकि प्रदेश के अन्य किसान भी आधुनिक खेती को अपना पाएं और कम लागत में अच्छी कमाई कर पाएं और खुशहाल जीवन जी सकें। कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। प्रदेश के सभी किसानों की फिक्र सीएम मनोहर लाल को है, इसीलिए तो अनेकों योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और जो किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाते हैं, उन्हें तो और भी कई तरह के फायदे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।